अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस प्री फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस में मैं प्रोफेसर उमर भट्ट केमिस्ट्री का हम चैप्टर नंबर बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आज इसका लेक्चर नंबर है 12 और जो आज का टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्टीशियोमेट्री। व्हाट इज़ स्टीशियोमेट्री? इसको डिफ़ाइन करने से पहले इस लफ्ज़ का मतलब समझ लेना चाहिए कि क्या है। स्टीशो दो यहाँ पे मीनिंग है हमारे पास, वर्ड से मिलके ये बना हुआ है स्टीशियोमेट्री। स्टीशो का मतलब है एलिमेंट्स और मिट्री मतलब टू मेजर्स, सो एलिमेंट्स की मेजरमेंट। नेक्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसको डिफ़ाइन करना, ये जो टॉपिक है शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहम है और मोस्टली इसमें ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं जिस पर हमने ज़्यादा फोकस करना है। तो स्टीशियोमेट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो कि क्वांटिटेटिव मिकदार के लिहाज से एक रिलेशनशिप है कायम करती है, किसके दरमियान में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में। जब भी कोई रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो बदल जाते हैं प्रोडक्ट में, और कितनी अमाउंट में प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और आगे कितनी अमाउंट में प्रोडक्ट जो है वो बन रहे हैं, तो उन मिकदार को मैयर करना, वैल्यूज़ को मैयर करना, चाहे वो मैस में हो, चाहे वो मोल्स के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हो, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के दरमियान में ये मोल, मैस या वॉल्यूम के लिहाज से जो रिलेशनशिप है, और किस में देखा जाएगा, सिर्फ बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर। ये भी बड़ी अहम कंडीशन है स्टीशियोमेट्री के लिए कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में मैस मैस, वॉल्यूम वॉल्यूम या मोल वॉल्यूम के दरमियान में रिलेशनशिप डिस्कस करें, और किसमें, सिर्फ बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल जो इक्वेशन है ये एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। सिंबल की मदद से हम लोग केमिकल कंपाउंड्स का आपस में रिएक्शंस जो है वो सिर्फ अपनी बुक्स पे लिखते हैं, कॉपियों पे लिखते हैं, और एक जो है वो रिएक्टेंट जो रिएक्ट कर रहे हैं और उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसका एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। बजाय इसके कि केमिस्ट्री की लैब में काम किया जाए, ये सिर्फ एक केमिस्ट का वर्क है कि केमिस्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की जो है वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को देखते हुए जो है सिर्फ नोटबुक उसको और पेंसिल की ज़रूरत है जिसकी मदद से वो इक्वेशन लिख सकता है, और उसको बैलेंस करके, बैलेंस से क्या मुराद है कि जितने मोल जो है एक एलिमेंट के रिएक्टेंट में हैं उतने ही मोल जो हैं एलिमेंट्स की जो है वो प्रोडक्ट वाली साइड पर भी हों, उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में रिलेशनशिप डेवलप करना जस्ट थ्योरेटिकली, ये बड़ी अहम चीज़ है कि थ्योरेटिकली सिर्फ, इसको प्रैक्टिकल से रिलेट नहीं है, तो उसको आप कहेंगे स्टीशियोमेट्री। केमिस्ट्री की उस ब्रांच को क्या कहेंगे, स्टीशियोमेट्री, और उसकी मदद से जो आप कैलकुलेशंस करेंगे उसको स्टीशियोमेट्री कैलकुलेशंस कहते हैं। ठीक है, तो वी नीड जस्ट केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और उसकी मदद से आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट की अमाउंट्स को जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब केमिकल इक्वेशंस का एक ड्रॉबैक, ये जस्ट थ्योरेटिकल है। अब ये है कि आप ऐसी इक्वेशंस के बारे में भी कैलकुलेशन करके बता सकते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये केमिकल इक्वेशंस का एक ड्रॉबैक है। लिहाजा बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में जो रिलेशनशिप डिस्कस किया जाए और जो कैलकुलेशंस की जाएं, इनकी अमाउंट को मैयर किया जाए, चाहे कभी रिएक्टेंट की अमाउंट को मैयर करने के लिए कहा जाएगा, कभी प्रोडक्ट की अमाउंट को मैयर करने के लिए कहा जाएगा, तो उसका जो थ्योरेटिकल मेथड है उसको आप कहेंगे स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन, या फिनोमेना क्या कहलाएगा, स्टीशियोमेट्री कहलाएगा। अब जो अमाउंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की हमें मिलती है उसको आप स्टीशियोमेट्रिक अमाउंट कहते हैं। ठीक होगी बात। अब इसकी डेफिनेशन को अब एग्जांपल के साथ एलेबरेट करना है, तो इसमें अब सिंपलेस्ट एग्जांपल हमारे पास है वाटर की, कि व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्ट टू ईच अदर्स एंड दे विल बी फॉर्म वाटर। इस इक्वेशन को अगर बैलेंस किया जाए तो प्रोडक्ट वाली साइड पर जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हाइड्रोजन। ठीक है जी, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ऑक्सीजन प्रोडक्ट में, और इधर ऑलरेडी पहले ही 2 ऑक्सीजन में। लिहाजा ये जो यहाँ पर एज ए कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, डिजिट्स हैं जो, ये सिंपल जो डिजिट्स यहाँ पे हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स को शो कर रहे हैं।
तो आप इसको यूँ कह सकते हैं कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर रिएक्टेड विद 1 मोल ऑफ, यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो 2 मोल ऑफ वाटर बनना चाहिए। अब ये रियल में नहीं है कि भाई इतना ही बनेगा, लेकिन आपने जस्ट कैलकुलेट किया है, इसके लिए सिर्फ एक इक्वेशन लिखी है और उसको बैलेंस किया है और बताया कि भाई अगर 2 मोल ऑफ वाटर हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो 2 मोल ऑफ वाटर बनेगा। तो ये एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है जस्ट। तो ये मोल मोल रिलेशनशिप हो गया कि नहीं। इसी तरह मैस के लिहाज से भी देख सकते हैं कि हाइड्रोजन एक मालिक्यूल का मैस है 2, और अगर ये 2 से मल्टीप्लाई हो गए तो 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रही है और उसके नतीजे में ये 1 मोल है, तो ये कितना हो गया 32 ग्राम ऑफ जो है वो ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगी, और कितने ग्राम 36 ग्राम जो है वो किया जाएगा। अब इस तरह की कैलकुलेशंस करने के लिए, जस्ट ये थ्योरेटिकल है, अब इस कैलकुलेशंस करने के लिए हमें फिर कुछ अजम्पशंस करना पड़ेगी। अब जैसे मैंने पहले बताया कि ये कभी भी 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के मिलने से 36 ग्राम कभी भी वाटर नहीं बनता। लेकिन फिर आप कहें जी कैलकुलेशन हमारी सही कैसे होंगी, तो फिर उसके लिए आप कैलकुलेशन करने से पहले कुछ मफरूज़ात कायम कर लेते हैं, कुछ अजम्पशन कायम कर लेते हैं कि भाई फ़र्ज़ करते हैं कि इतना ही हो रहा है कि 4 ग्राम जो है हाइड्रोजन के मिलने से और 32 ग्राम ऑक्सीजन के मिलने से 36 ग्राम ही बन रहा है। तो अजम्पशंस, तो ये बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन आता है जी, व्हाट आर द अजम्पशन ऑफ स्टिशियोमेट्री। ठीक है, तो 3 अजम्पशंस हैं। हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं, यानी ये कैलकुलेशंस करने में न्यूमेरिकली आप किसी बैलेंस इक्वेशंस की मदद से कभी रिएक्टेंट्स के मोल फाइंड कर रहे हैं, कभी प्रोडक्ट्स के मोल फाइंड करेंगे, ठीक है, कभी वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, जस्ट यू कैन यूज़ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो उसमें फिर हमें ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, यानी हम इसको फ़र्ज़ कर लेंगे कि फ़र्ज़ करें कि ऐसा है कि ऑल रिएक्टेंट्स आर कम्प्लीटली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, फर्स्ट एजम्पशन। रियल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप इस चीज़ को फ़र्ज़ कर लेंगे कि भाई तमाम रिएक्टेंट जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। दूसरा, नो साइड रिएक्शंस। ठीक है, कोई रिएक्शन जब हो रहा है तो उसके दौरान में कोई साइड रिएक्शन नहीं हो रहा, कोई इम्प्योरिटीज़ की वजह से जो कंपीटिंग रिएक्शन शुरू हो जाते हैं वो नहीं हो रहे, ये भी फ़र्ज़ कर लेंगे। और तीसरा अजम्पशन जो है कि ये फ़र्ज़ कर लेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन आर ओबेड वाइल डूइंग कैलकुलेशंस। जब आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो आप इन दोनों लॉज समझेंगे कि ये ओबे किए जा रहे हैं। अब ये लॉज क्या हैं, इसको यहाँ पे मैंने सिंपल इसकी डेफिनेशंस लिख दी हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, एक तरीके से तो आप यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। तो इस तरीके से भी वो डिफाइन हो सकता है। एक इस तरीके से भी डिफिनेशन है, इन ऑल फिजिकल केमिकल चेंजेस टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द दैट ऑफ प्रोडक्ट, कि जितना मास रिएक्टेंट में है उतना ही प्रोडक्ट में है, कि मास जो है वो सारे का सारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदल चुका है। जैसे 4 ग्राम जो है हाइड्रोजन 32 ग्राम मिलके 36 ग्राम वाटर क्रिएट कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो ओबे किया जा रहा है, जबकि ये आइडियल केसेस में होता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन रियल केस। दूसरा इसमें जो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, इसकी भी डेफिनेशन लिख दी है, द सेम कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स प्रोपोर्शन बाय द वेट। तो इसका क्या मतलब इस डेफिनेशन का, उसका कि जब जो एक कंपाउंड है जब भी बनेगा, हमेशा कंपाउंड में जो एलिमेंट्स के दरमियान में जो मास रेशो है वो सेम रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इस बात को ज़रा समझने के लिए आप इसी एग्जांपल्स को ज़रा देख लें। जैसे यहाँ पर 4 रेशो और 32 है, तो ये मास रेशो है, हमेशा जब भी इस रेशो से हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेंगे तो हमेशा वाटर बनेगा। अब कह रहे हैं कि सिंपलेस्ट रेशो अगर इसकी की जाए तो 4 1s आर 4 एंड 4 8s आर जो है वो 32, तो 1:8 की मास के अकॉर्डिंग सिंपलेस्ट रेशो है। 1:8 रेशो से जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेंगे तो कंपाउंड क्या बनेगा, वाटर बनेगा। इस चीज़ को आप कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, कि फिक्स मास रेशो के लिहाज से जब भी एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करेंगे तो वो एक ही कंपाउंड, सेम कंपाउंड वाटर बनेगा। तो ये है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये एंटी लेवाइजर जो है, एंटीनो लेवाइजर्स, ये उसके कारनामे हैं दो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के हवाले से। लिहाजा ये 3 चीज़ें जो है हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि
सो ये तीनों जो है वो कंसीडर होंगी assumptions ऑफ स्टिचोमेट्री में। और दूसरा यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि राइट ऑन द स्टेटमेंट्स ऑफ टू लॉज विच आर ओबेस्ड ड्यूरिंग स्टिचोमेट्री कैलकुलेशंस। ये सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि उन लॉज की स्टेटमेंट्स लिखें जिनको आप फर्ज करते हैं स्टिचोमेट्री कैलकुलेशंस के लिए। ओके जी, तो ये assumption दो शॉर्ट क्वेश्चन रिलेटेड। नेक्स्ट है जी हम लोग रिलेशनशिप ऑफ स्टिचोमेट्री कि है तो तकरीबन 9 के करीब जो है वो स्टिचोमेट्रिक जो है वो रिलेशंस हैं, लेकिन उनमें से 3 जो है हमारे कोर्स में मेंशन है, तो हम देखते हैं उसमें। फर्स्ट है मैस मैस रिलेशनशिप। जी क्या लिखा है जी, इफ़ वी आर गिवन द मैस ऑफ वन सब्सटेंस वी कैन कैलकुलेट द मैस ऑफ अनदर सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शंस। सो आप स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशंस में अगर एक चीज़ का मैस दिया गया है तो आप दूसरी चीज़ का, अगर फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट का मैस दिया गया है तो आप प्रोडक्ट का मैस कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग जस्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। तो ये एक रिलेशनशिप है मैस मैस रिलेशनशिप। तो ये आपकी इस चीज़ को क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है, समझ लें एक शॉर्ट क्वेश्चन ही है। करें जी अमोनिया सिंथेसिस हाइब्रिड प्रोसेस के जरिए से करते हैं आप कि 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं और 2 मोल ऑफ अमोनिया बनाते हैं। करें जी कैलकुलेट द मैस इन ग्राम्स, ग्राम्स में मैस कैलकुलेट करें अमोनिया का। फॉर्म फ्रॉम द रिएक्शंस ऑफ 64.0 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। अगर आपके पास 64 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन हो तो बताएं कि कितने ग्राम अमोनिया का बनेंगे। तो ये एक मैस मैस रिलेशनशिप रिलेटेड कैलकुलेशन है। तो जैसे कि आप इसके सोल्यूशन में देखते हैं, इन बैलेंस इक्वेशन देखें, अगर आपके पास 1 मोल नाइट्रोजन है तो कितने मोल बन रहा है जी, 2 मोल ऑफ अमोनिया, यानी डबल अमोनिया के मोल्स बन रहे हैं। अगर एक नाइट्रोजन और अमोनिया का रिलेशन देखा जा रहा है कि इक्वेशन में अगर 1 मोल नाइट्रोजन है तो 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है, लिहाजा 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन प्रोपोर्शनल टू 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो उस लिहाज से देखा जाए तो अगर 1 मोल है तो 1 मोल का मतलब है 28 ग्राम, 14 एटॉमिक मैस, मोलर मैस हो गया 28 ग्राम। अगर आपके पास नाइट्रोजन है तो कितना होगा, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। 1 मोल का होता है वज़न 17 ग्राम और 2 मोल्स का हो जाएगा तो 34 ग्राम। लिहाजा इसी रिलेशंस को मैंने यूँ रेशो बना के मेंशन किया कि अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन हो इक्वेशन के मुताबिक तो 2 मोल्स यानी 34 ग्राम ऑफ अमोनिया सिंथेसाइज होगी अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन। और अगर 1 ग्राम हो मैस नाइट्रोजन का तो फिर 34/28। और अगर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 64 ग्राम जो है अगर नाइट्रोजन जो है वो दी गई हो तो फिर बताएं अमोनिया का कितना मैस प्रोड्यूस होगा। तो 64 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 77.71 ग्राम ऑफ अमोनिया। लिहाजा आपने इक्वेशन बैलेंस यूज़ की, उसका कॉन्सेप्ट, और फिर आपने जो नाइट्रोजन का मैस दिया गया था उसकी मदद से फाइंड कर लिया अमोनिया का कितना मैस जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो ये था, इसको कहते हैं जी मैस मैस रिलेशनशिप। बिल्कुल इसी तरह जो है मज़ीद जो दिया जा रिलेशन है मैस मोल रिलेशनशिप है या मोल मैस रिलेशनशिप है कि अगर आपके पास एक सब्सटेंस का मैस दिया जाए तो आप वहीं मैस और मोल का फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। तो उस रिलेशनशिप या इस फार्मूला के ज़रिए से आप एक चीज़ का मैस दिया हो तो मोल आप वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इस तरह अगर किसी के मोल दिए गए हों इसी फार्मूले से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, मैस फाइंड कर सकते हैं। मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप ये आज अभी हमने पढ़ा इसको, ठीक है जी, नंबर ऑफ मोल्स का और वॉल्यूम का रिलेशनशिप जो है वो मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड। तो एक चीज़ का मैस दिया गया हो तो आप वहाँ से उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह मोल मोल रिलेशनशिप भी है कि अगर आपके पास एक चीज़ के मोल हों और दूसरी चीज़ के भी मोल आप आसानी से रेशो डेवलप करेंगे स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशन में फाइंड किए जा सकते हैं। अब हम जो नेक्स्ट इस टॉपिक से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हैं जी स्टिचोमेट्रिक से कैलकुलेशंस करते हुए हम लोगों ने न्यूमेरिकल कुछ सॉल्व करने हैं। तो क्योंकि इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल है, इसलिए जो एग्जांपल्स हैं हम लोग सबसे पहले उसको देखते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी जितनी भी क्वेश्चन प्रीवियस बोर्ड में आए हुए हैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल वो जो है वो एग्जांपल्स इंक्लूडेड। तो इसमें से एक ज़रा लेंथी हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम of potassium sulfate and water produced when 14 gram of potassium hydroxide are react with excess of H2SO4
एंड आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस। तो ये दो पार्ट हैं इसके। तो सबसे पहला पार्ट आपने फाइंड करना है नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ पोटाशियम सल्फेट एंड वाटर, कि रिएक्शंस के दौरान जो पोटाशियम सल्फेट है और वाटर कितने कितने ग्राम बन रहा है, ये कैलकुलेट करना है। इसमें आप इक्वेशन देखेंगे कि टू पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहे हैं और पोटाशियम सल्फेट और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। अब इस इक्वेशन ये रिलेशन बताया, अब बताया जा रहा है कि जी बताएं कि ये पोटाशियम सल्फेट कितना है, कितने ग्राम बनेगा, और वाटर कितने ग्राम बनेगा। कब? जब आपके पास 14 ग्राम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो। लिहाजा सबसे पहले तो आप ये 14 ग्राम ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का जो डाटा दिया गया है, इसकी मदद से आप इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हैं कि मैस ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और मोलर मैस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। 39, 16 और 156 ग्राम पर मोल हो गए। तो आप मैस ओवर मोलर मैस का फार्मूला लगाया, 14 ओवर 56, तो 0.25 मोल्स आपके पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के आ गए। अब हम कैलकुलेट करेंगे जी सबसे पहले पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का मैस, लेकिन उससे पहले जो है वो पहले मोल्स फाइंड करेंगे। इक्वेशन यूज़ करेंगे आप लोग। चलें जी, इक्वेशन में आप यूँ ड्रॉ करेंगे, एक तनासुब कायम कर लेंगे, प्रपोर्शन, एक तरफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और एक तरफ पोटाशियम सल्फेट। अब इस इक्वेशन में देखें, अगर 2 मोल्स ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है तो कितने मोल क्रिएट हो रहे हैं पोटाशियम सल्फेट? 1 मोल यहाँ पे। और अगर ये 1 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो तो फिर कितना होगा? तो 1/2। और अगर इतने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के मोल हों जी 0.25, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास कितने मोल्स निकल आए जी पोटाशियम सल्फेट के? 0.125। अब ये मोल आ गए आपके पास, ठीक है। अब इसकी मदद से आप लोग मोल्स जब आ गए तो आप मैस फाइंड करना है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का, तो वो फार्मूला लगाएंगे कि मोलर मैस ऑफ पोटाशियम सल्फेट 174। सो मैस ऑफ पोटाशियम सल्फेट प्रोड्यूसेस नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। ये वही फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ऑफ पोटाशियम सल्फेट ओवर मोलर मैस, क्योंकि अब आपको मैस निकालना है तो फिर नंबर ऑफ मोल से मोलर मैस मल्टीप्लाई हो जाए। तो ये डिजिट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 0.125 मोल्स मल्टीप्लाई बाय 174 इसका मोलर में पोटाशियम सल्फेट, तो आपके पास मैस ऑफ पोटाशियम सल्फेट आ गए 21.75 ग्राम। तो ये एक हिस्सा भी कंप्लीट हुआ कि आप पोटाशियम सल्फेट का जो है वो मैस फाइंड कर लें। नेक्स्ट जो है जी इसके बाद हम फाइंड करेंगे इसमें वाटर का मैस। तो उसके लिए भी रिलेशन कायम करेंगे, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक तरफ और वाटर एक तरफ। 2 मोल्स अगर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है इक्वेशन में, तो 2 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन में शो हो रहा है, ठीक है जी। और अगर 1 मोल हो तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, तो फिर कितना मोल प्रोड्यूस होगा? 1 मोल। और अगर 0.25 मोल हो तो फिर वाटर 0.25। अब इतने मोल अगर आपके पास आ गए वाटर के, तो फिर मैस ओवर मोलर मैस वाला फार्मूला लगा के आप वाटर का मैस फाइंड कर लेंगे कि वाटर के मोल को उसके मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैस ऑफ वाटर आ गया 4.50 ग्राम। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट उसने बोला हुआ है जी क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी फाइंड करें। तो फिर आप जस्ट नंबर ऑफ मोल्स जो आए थे वाटर के ये वाले, इसको आप एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स की तादाद भी आ जाएगी। तो ये एक लेंथी सा एक क्वेश्चन बन जाता है जिसमें आपने देखें ये 2 जगहों पे स्टिशोमेट्रिक जो है वो कैलकुलेशन जो है वो सॉल्व की हैं बैलेंस इक्वेशन की मदद से। नेक्स्ट जो एग्जांपल है जी एग्जांपल नंबर 12 है। तो एग्जांपल नंबर 12 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रीवियस पेपर में भी आ चुकी है, ठीक है। तो इसमें है मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद HCl टू गिव हाइड्रोजन गैस, जैसे कि इस इक्वेशन में बताया जा रहा है। व्हाट इज़ द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ HCl सोल्यूशन 27% बाय वेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 12.1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन्स। पूछा जा रहा है कि जी HCl का जो 27% बाय वेट है उसका कितना वॉल्यूम हमें चाहिए ताकि आप 12.1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करा सकें। फिर से क्वेश्चन समझ लें कि 27% बाय वेट वॉल्यूम ऑफ HCl का हमें कितना चाहिए, ठीक है, वॉल्यूम फाइंड करना है ताकि क्या चीज़ प्रोड्यूस करवाई जा सके रिएक्शन में 12.1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो सके। तो ये है क्वेश्चन हमारा जो कि हमने सॉल्व करना है। इसको हमने 4-5 सेक्शन में डिवाइड कर लिया है।
तो 4-5 यानी ब्लॉक्स बना कर। तो सबसे पहला इसमें सेक्शन है कि आप, क्योंकि मैस दिया हुआ है हाइड्रोजन का, वहाँ से आप हाइड्रोजन के मोल्स फाइंड कर लेंगे। तो मैस ओवर मोलर मैस, सो 12.1 ओवर 2.016 ग्राम पर मोल, तो 6 मोल्स आपके पास आ गए हाइड्रोजन के। उससे नेक्स्ट जी आपने जब हाइड्रोजन के मोल्स आ गए तो अब HCl के मोल्स फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे आप स्टिशोमेट्रिक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन के मुताबिक अगर 1 मोल हाइड्रोजन है तो आपको HCl कितना चाहिए, 2 मोल रिक्वायर्ड हैं। और अगर 6 मोल अगर जैसे क्वेश्चन में है तो फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा, तो 12 मोल आपके पास आ जाएंगे HCl के। तो ये 12, अब जब 12 मोल्स ऑक्सीजन HCl के आ गए तो अब हम क्या फाइंड कर लेंगे, नेक्स्ट है जी मैस ऑफ HCl फाइंड कर लेंगे। तो मैस ऑफ HCl के लिए वही कि मोल्स को मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास HCl का मैस निकल आएगा 438 ग्राम ऑफ HCl। तो ये हमारे पास दूसरा सेक्शन, और ये हमारे पास मैस ऑफ HCl ये तीसरा सेक्शन हो गया 438 ग्राम। नेक्स्ट ही हम बड़ा अहम जो इसमें पोर्शन है लिखा हुआ है, वी नो दैट HCl solution is 27% by weight. It means that 27 ग्राम ऑफ HCl are present in HCl solution is 100 ग्राम। परसेंट लिखा हुआ है, परसेंट जहाँ पे भी होगा इसका मतलब है 27 ग्राम HCl मौजूद है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर। तो अगर 1 ग्राम प्रेजेंट हो तो फिर 100 ओवर 27, और अगर 438 ग्राम ऑफ HCl प्रेजेंट इन सोल्यूशन हो तो फिर कितना होगा, तो मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 1622.2 ग्राम जो है वो HCl का टोटल मैस निकला है 20% बाय वेट। उसके बाद हम डेंसिटी लगाएंगे वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। डेंसिटी का फार्मूला लगाएंगे, डेंसिटी बराबर होती है मैस ओवर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम बराबर के एक तरफ आ जाएगा और डेंसिटी मैस के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगी। तो मैस लगाएंगे 1622.2 ग्राम ओवर 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम ग्राम से कैंसिल, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आ गया 1423 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये काफ़ी अहम जो है ये एग्जांपल है, इसको आपने कभी स्किप नहीं करना है। जितना इसकी रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे तो ये इंशाल्लाह ये प्रिपेयर हो जाएगी। लास्ट पे मैंने कुछ यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन इस आर्टिकल से रिलेटेड स्टिशोमेट्रिक के नोट किए हैं, तो इसको आप लोगों ने कर लेना। व्हाट आर द assumption ऑफ स्टिशोमेट्रिक laws of conservation of mass has to be obeyed during stoichiometric calculation, give reason। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। what are the stoichiometric relationship, फिर फोर्थ पे है कि what is the stoichiometric and mention two important laws which helps to perform stoichiometric calculations। तो इस आर्टिकल से रिलेटेड जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पे नोट कर दिए। बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये 2 एग्जांपल्स हैं। मज़ीद एक्सरसाइज से में जो 1-2 न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।